नमल। अक्टूबर की पहली दोपहर सादी यूसुफ अपने कमरे के बाथरूम में खड़ा था और आईने में कंधे पे गोली का निशान देख रहा था। गोल सा सुर्ख भूरा निशान जो अब सारी उम्र उसके साथ रहेगा। उसी वक्त दरवाज़ा ज़ोर से पीटा गया। उसके अब्रू भीजे। बाहर निकला तो एकदम किसी ने गिरबान से पकड़कर दीवार से लगाया। सादी वह मुश्किल संभला तो देखा वो खावर था, हाशिम का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। स्याह कोट, बालों का क्रियो कट और स्याह मूंछों वाला ऊंचा लंबा भरे जिस्म वाला खावर उसको दीवार से लगाए वो सीली नज़रों से उसे घूर रहा था। तुम्हारा वकील कौन है? सती ने उसके हाथ हटाने की कोशिश की मगर खावर कॉम्पैड में आला दर्जे की तरबियत रखता था, ज़रा सा भी ना हिला। साथी, सीधी ज़रा बताओ, जज वाली वीडियो किसको दी थी तुमने? किसने लीक की वो? साथी की अब्रू हैरत से उठे। वो लीक हो गई? गुड। खबर उसे गिरबान से दबोचे आगे लाया और बड़े से पानी के बर्तन में उसका चेहरा झुकाया। सती ने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। बोलो, नाम बोलो वकील का। तुम एक्स मिलिट्री हो ना खावर? क्या रैंक था तुम्हारा? खावर ने उसका चेहरा पानी में डुबोया, चंद लम्हे रुका, फिर खींच कर बाहर निकाला। उसका चेहरा भीग चुका था। मुंह खोलकर वो गहरी सांस ले रहा था। कौन है तुम्हारा वकील? तुम हाशिम के जितने वफादार बन जाओ, तुम करदार नहीं बन सकते। तुम हमेशा उनके गुलाम रहोगे। खबर ने ज़ोर से उसे दोबारा डुबकी दी, साथ ही चिल्लाया, नाम बताओ मुझे उसका। फिर बाहर निकाला। हाँ, मुंह खोलकर सांस लेता चेहरा सीधा किया, आंखें बंद किए वो हाँफ रहा था। तुम उनके साथ होते हो, लेकिन तुम उनकी डाइनिंग टेबल पर बैठ नहीं सकते। वो तुम्हें अपने साथ नहीं बिठाते। खबर, तुम हमेशा उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हो। नाम बोलो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसने चंद मजीद डुबकियां साथी को दी, फिर उसका रुख अपने सामने किया। साथी का पूरा सर और चेहरा टप टप पानी टिपका रहा था। शर्ट भीग चुकी थी। ऐसे गीले के चेहरे के साथ वो हल्का सा हंसा। तुमने मुझे एक थप्पड़ तक नहीं मारा। हाशिम करदार ने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं। मार भी लो तो मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकते। मैं वकील का नाम नहीं बताऊंगा। खबर का चेहरा सुर्ख हुआ। उसने झटके से साथी को बेड पे धकेला। वो मुसलसल, तुम करदार नहीं बन सकते, वो तुम्हें कभी अपने साथ नहीं बिठाते, चिल्ला रहा था। खबर कोट दुरुस्त करते मुंह में कुछ बड़बड़ाता बाहर निकल आया। हाशिम की तरफ से भिजवाई गई उसकी फैमिली की तस्वीरें उसने आते साथ ही बेड पे डाल दी थी और वो अब भी वहीं पड़ी थी। ये होटल का वो फ्लोर था जहाँ 4 साल पहले जुमर को गोली मारी गई थी। सुबह के इस वक्त वो खामोश और सुनसान पड़ा था। अहमर के कहने पे जुमर इधर आ गई थी और अब वो दोनों लिफ्ट के पास खड़े थे। अहमर बोले जा रहा था और जुमर बेतवजही से सुन रही थी। गवाहों के मुताबिक फारिस गाजी इस लिफ्ट से आया था, लेकिन जब मैंने तहकीक की, यानी अपने कीमती वक्त से चंद घंटे निकाले जिनके पैसे मैं आपसे रोज़े क़यामत मांगूंगा, तो देखा कि एक गवाह के बयान में तज़ाद है। उसने एक दफ़ा कहा कि गाजी उसके साथ लिफ्ट से उतरा था, मगर एक दफ़ा कहा कि गाजी उसके सामने लिफ्ट से उतरा। अब सामने देखिए, अहमद ने जोश से इशारा किया। जुमर ने बहुत सब्र से उधर देखा। वहाँ एक और लिफ्ट थी। ये प्राइवेट लिफ्ट है, होटल के मालिकान के लिए या बहुत ख़ास शख्सियात के लिए। सो हमारा ट्रैफिक कलेक्टर भी कोई ऐसी आसामी है जिसके होटल मालकान से रवाबित है। वो यकीनन इधर से ही आया होगा। जुबैर ने पर्स से एक पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो रुककर उसे देखने लगा। ये आपकी वीडियो है और फीस भी। अरे, उसको ताज्जुब हुआ। पैकेट खोलकर अंदर झांका, फिर मुस्कुराया। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? उसने कुछ मांगा थोड़ी था। नहीं रखनी तो वापस कर दें। फ़ौरन हाथ फैलाया। अहमद ने जल्दी से पैकेट अपने पीछे किया, मुंह बिगड़ा। क्या आपकी अम्मी ने आपको रस्मी इनकार करना नहीं सिखाया? फिर दोबारा लिफ्ट की तरफ देखा। वैसे काम तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप ट्रैफिक कलेक्टर के बारे में मज़ीद नहीं जानना चाहती क्या? नहीं, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। तस्दीक कीजिए अहमद, मैं आपसे बहुत कुछ छुपा रही हूँ। वो आगे चलने लगी। अहमद गहरी सांस लेकर उसके साथ हो लिया। आपके ख़ानदान में कोई एक बंदा है जो मुझे इज़्ज़त दे? अहमद वो संजीदगी से उसकी तरफ घूमी। क्या हारून उबैद ने आपको कोई हिदायत दी है जज साहब की मदद के लिए? क्योंकि जिस टीवी चैनल में हारून साहब की अक्सरियती हमायत है, वो आजकल जज साहब की बहुत हमायत कर रहा है। वो उसकी आंखों में देखकर पूछ रही थी। अहमद चुप हुआ, फिर छाने उछलाए।
कंसल्टेंट क्लाइंट प्रिविलेज के तहत मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, क्या उन्होंने आपसे कहा है कि किसी और मशहूर शख्स का कोई स्कैंडल लीक किया जाए ताकि ये स्कैंडल दब जाए? मैं प्रिविलेज के तहत जवाब नहीं दे सकता। ओह, मुझे याद आया, क्या हारून साहब ने बताया वो मेरी भतीजी की सालगिरह पे हमारे घर आ रहे हैं? नहीं तो। वो हैरान सा एकदम बोला, फिर फ़ौरन चुप हुआ। ज़ुमर मुस्कुराई, मतलब कि पहले 3 जवाब हाँ में थे। थैंक यू अहमर, मैंने कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, वो तिलमिलाया था। ये हुए पूरे 1699 दर्रे। वैसे हारून उबैद का कारोबार कितने ममालिक में है? वो चलते हुए पूछ रही थी। मिसेस उमर, वो संजीदा हुआ, वो मेरे बॉस हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि मैं उनकी मालूमात आपको लीक करूँगा तो आप गलत हैं, और अगर आपका ये ख्याल है कि जो शादी के साथ हुआ वो आपके साथ नहीं हो सकता तो आप भी गलत हैं। जज साहब की एक्सटॉर्शन में आप भी मुलविस थे। आप हमारे साथ इस सारे में बराबर के हिस्सेदार हैं, इसलिए मुझे शाम तक वो लिस्ट चाहिए होगी। ठंडे और नम से अंदाज में वो बोली थी। अहमर नाखुश नजर आने लगा था। दूर राहदारी से गुजरते वेटर ने ओट में खड़े मोबाइल से इन दोनों की तस्वीर ली और फिर सर झुकाए आगे बढ़ता गया। सीढ़ियों तक पहुंचकर उसने वो तस्वीर एक नंबर पर भेजी और फिर फ़ोन मिलाया। तीसरी घंटे पे हेलो सुनाई दिया। गाजी भाई, आपने मुझे कहा था कि कोई काम की बात हो तो बताओ। वो दबी आवाज़ में जीने उतरते बता रहा था। हाँ बोलो। फारिस ड्राइव कर रहा था। एक नौजवान 2-3 दफ़ा यहाँ आया है, आज फिर नज़र आया, साथ में लड़की भी है। उसने सबको यही बताया कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट से है और आपके केस को रीओपन करने के लिए छानबीन कर रहा है। कुछ हुआ आप भी होटल में थे, उनके इंटरव्यू भी किए हैं। मैंने सोचा आपको बता दूँ, उनकी तस्वीर भी लेकर आपको भेज रहा हूँ। और दूसरी तरफ फारिस के चेहरे पे तनावदार आया। शुक्रिया करके फ़ोन रखा और फिर मैसेज खोला। तस्वीर पे नज़र पड़ते ही उसकी आबरू ताज्जुब से बिछे। कार आहिस्ता करके रोकी। अचंभे से स्क्रीन को जूम इन करके वो तस्वीर देखी। बार बार ये दोनों मेरा केस रीओपन। एकदम से ढेरों तफक्कर ने उसे आन घेरा था। उसने कार का रुख मोड़ लिया। दोपहर में अहमर वापस हारून उबैद की रिहाइशगाह पे आकर अपनी कंपेन ऑफिस में मसरूफ़ हो गया था। आबदार अपने क्लिनिक में थी। किसी काम से दोबारा बाहर निकली तो देखा मुलाजिम एक शख्स को लान में ला रहा था। वो स्मार्ट और त्रास कद था, जेबों में हाथ डाले चला आ रहा था। मुलाजिम ने उसे लान चेयर पेश की। वो बैठ गया तो मुलाजिम आपी की तरफ आया। ये कौन है? वो पूछे बिना ना रह सकी। आमर साहब के दोस्त आए हैं, फारिस गाजी। आबदार ने एकदम चौंक कर उस तरफ देखा। सुनो, किचन में चाय के लिए बोलो और अगले आधे घंटे तक अहमद साहब को खबर करने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता से कहती वो आगे चलती आई। वो कुर्सी पे टांग जमाए बेनियाज सा बैठा बार बार घड़ी देख रहा था। वो करीब आई तो फारिस ने निगाह उठाकर उसे देखा। स्टेप पर अहमद आबरू उचकाए। जी, वो आते ही होंगे। अभी ने अपने चेहरे पे अपनी असली मासूमियत तारी कर ली और मुस्कुराई। आपका भांजा है ना जो मिसिंग है? अहमद ने जिक्र किया था। सदी यूसुफ की यूनिवर्सिटी में मैं चंद माह के लिए गई थी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। वहीं एक दफ़ा देखा था उसे। फारिस खामोशी से इस लड़की की सुरमई आंखें देखता रहा। जुमर ने बताया था कि ठेकेदार के बकौल शादी का की चैन लेने वाली लड़की की आंखें हल्के रंग की थीं, सुरमई नीली। सारा उसके जहन में नहीं आई थी। उसने हमेशा समझा था कि वो गवाह लड़की शादी की उम्र की उसकी दोस्त होगी या कोई क्लास फेलो। मुझे इसके बारे में बताइए, कैसे हुआ ये हादसा? उसकी खामोशी के बायस वो चुप हुई, फिर दोबारा हिम्मत की। सोशल मीडिया पे देख लें, सारी तफसील मिल जाएगी। लापरवाही से कहकर उसने फिर से घड़ी देखी और ज़रा उकता कर इधर उधर देखा। मुलाजिम ट्रॉली धकेलता आ रहा था। चाय लीजिए, अवतार ने शाइस्तगी से पेश की। मैं अपनी जेब से चाय पीता हूँ सिर्फ। और उठ खड़ा हुआ। तभी अहमर उधर आता दिखाई दिया। उसे फारिस का मैसेज मिल गया था। वो ज़रा हैरान था। तुम इधर? मुझे काम था। तुम किधर थे? सुबह से कॉल कर रहा था। फारिस ने बगौर उसके चेहरे को देखते पूछा। अहमद ज़रा रुका। एक क्लाइंट के साथ था। एहतियात से बोला, तुम्हारे क्लाइंट तो हारून उबैद नहीं हैं, वो किसी दूसरी नौयत का क्लाइंट है। लोग मुझे बहुत से कामों के लिए हायर करते हैं काजी। सादगी से मुस्कुराया। अलबत्ता ज़रा तशवीश भी थी, मगर जब फारिस ने महज सर हिला दिया तो उसे ज़रा सुकून मिला। फिर खामोश बैठी आबी का तारुफ करवाने लगा। ये अवतार उबैद हैं, हारून साहब की साहबजादी।
یہ گریم ریپر سے obsessed ہیں، کلینکل ڈیتھ پہ ریسرچ کر رہی ہیں، لیکن پروفیشنلی یہ ایک ہپنو تھراپسٹ ہے۔ ذرا ہلکی آواز میں اضافہ کیا۔ وہ جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گھڑی لہرا کر ان کو ہپنوٹائز کر کے کہتے ہیں نا کہ الٹا لٹک جاؤ۔ احمد صاحب، آپ کی ہائپنوسس کے بارے میں معلومات کافی کمزور ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ کوئی بھی کسی کو ہپنوٹائز کر کے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروا سکتا، صرف فوکس کرنے کے لیے، بری عادتوں کو چھڑوانے کے لیے یا بھولی یادوں کو واپس لانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سب دن میں کئی بار تنویمی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، جب کوئی مووی دیکھتے ہوئے، کوئی کتاب پڑھتے ہوئے ہم پورے فوکس سے اس میں کھو جاتے ہیں۔ یہ تنوین کی ایک ہلکی شکل ہے، اور میں گھڑی دکھا کر لوگوں کو ہپنوٹائز نہیں کرتی۔ وہ ناراضگی سے بولتی پلٹ گئی۔ احمد نے سر جھٹکا۔ جانے دو، یہ بھی نارمل نہیں ہے تمہارے خاندان کی طرح۔ آخری 4 الفاظ بس دل میں کہے اور متوجہ ہوا۔ کیا کام تھا؟ بہت دن سے تمہیں الیاس فاطمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے میں سستی کر رہا تھا، لیکن اب کچھ کرتا ہوں کیونکہ مجھے یوں ہی لگنے لگا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ وہ مسکرا کر بولتا جا رہا تھا اور فارس متضاد کیفیات میں گھرا اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان سب سے دور سعدی یوسف اپنے قید خانے میں اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے قرآن کھلا تھا اور وہ ارد گرد سے بے نیاز اس ٹھنڈی میٹھی سی چھایا کے زیر اثر تھا، جیسے پتے صحرا میں بادل کا ٹکڑا ہوں جو اس کے ساتھ ساتھ اوپر جا رہے ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ وہ تعوذ پڑھ کر النمل اس جگہ سے کھول رہا تھا جہاں سے اس نے ایک روز چھوڑی تھی۔ آج کل بے ترتیب زندگی کی طرح تلاوت بھی بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ ہاشم نے سوائے نئے کپڑوں اور کتابوں کے اس کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کی تھی۔ سعدی کی طرف سے بھی اس کے ہر درہم پر اور ہر دینار پہ خاک۔ قرآن کبھی بے ترتیب کر رکھا تھا، کبھی کہیں سے پڑھتا، کبھی کہیں سے۔ بالآخر آج نمل میں ہدہد والے قصے کو وہیں سے جوڑا۔ سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے اے ہد کہ تم نے سچ کہا یا تم ہو جھوٹوں میں سے۔ میرے اس خط کو لے کر جاؤ اس کے پاس، پھر ان کے پاس سے ہٹ آؤ، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اوہ پیارا ہدہد، سعدی نے گہری سانس لی۔ اسی لیے شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا وہ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد ہیں۔ سرد یعنی النورا کا سر بڑا اور پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ پہلے سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کی غیر حاضری پہ معقول وجہ نہ پیش کرنے کی صورت میں اس کو ذبح کرنے کی دھمکی دے دی۔ اب وہ بیچارہ خبر لے آیا، اتنی لمبی تقریر بھی کر دی۔ پھر بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھتے ہیں تم سچے ہو بھی یا نہیں۔ کتنے عرصے سے وہ سلیمان علیہ السلام کا وفادار جاسوس رہا ہوگا، پھر بھی انہوں نے ایک دم اس پہ یقین نہیں کر لیا، اور اگر کر بھی لیا تو جتایا نہیں کہ تمہاری تحقیق ضرور کروں گا۔ میں نے بہت سوچا کہ کیوں، شاید اس لیے کہ انسان جتنے اہم عہدے پہ ہو اتنے اس کے دشمن ہوتے ہیں، اتنا اس کو محتاط ہونا چاہیے اور آنکھیں کان بند کر کے کسی بات پہ اعتبار نہیں کر لینا چاہیے۔ اور شاید ایک بادشاہ کی باروب شخصیت کے منافی بھی تھا یہ کہ ایک دم سے اس ہدہد کی تعریف کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ڈسپلن ہر ادارے، ہر فوج اور ہر گھر کے لیے ضرورت ہے۔ پھر اگلی آیت کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ملکہ سبا سلیمان کا خط پانے کے بعد کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے۔ خط کا مسودہ یہ تھا، یہ ہے سلیمان کی طرف سے، اور یہ شروع ہوتا ہے بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے۔ بس اتنا کہ تم سرکشی نہ کرو میرے سامنے اور مسلمان بن کر میرے پاس چلی آؤ۔ سعدی نے پین سے اس آیت کو انڈر لائن کیا۔ ملکہ بھی کیا ملکہ تھی، خط کی مہر سے پہچان لیا کہ یہ کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے، کنگ سلیمان کی طرف سے ہے، سو غرور سے اسے رد نہیں کیا بلکہ اپنے سرداروں کے پاس اسے لے کر گئی اور ان کو پڑھ کر سنایا۔ اس زمانے میں خط بھیجے جانے والے کا نام پہلے لکھا جاتا تھا۔ مجھے یاد آیا اللہ تعالیٰ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خط لکھے تھے، کسی کو صفحے جتنا لمبا، کسی کو صرف 2 الفاظ، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے بھی محض 2 فقرے لکھے، صرف 2 فقرے۔ عجب بات ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی ملکہ کو دعوت دے رہے ہیں تو صرف 2 فقرے کیوں لکھے؟ مگر اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں، ملکہ نے کہا کہ اس کی طرف باعزت خط ڈالا گیا ہے۔ خط پہ شاہی مہر تھی اور وہ کسی قاصد کے ذریعے نہیں ڈالا گیا تھا، اسے ایک پرندہ روشندانی سے گرا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تبلیغ کے لیے الفاظ سے زیادہ طریقہ اہم ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا
किस को किस तरह हैंडल करना है। मगर हम आज के मुसलमान हम क्या करते हैं? उसके चेहरे पे अफसोस उतरा। कमरे में भी उदासी बिखर गई। मेरे जैसे लोग जिनको अकायद कुरान और हदीस के मुताबिक होते हैं और हम बिदअत से बचने की भरपूर कोशिश करते हैं और बिदअत को पहचानते भी हैं, हम जैसे लोग अपने मुल्क में दिन रात होने वाली बिदअतों के खिलाफ क्या करते हैं? फेसबुक जिहादी बनकर लंबे लंबे कमेंट करते हैं, ये हराम वो हराम। किसी महफिल में बिदअत देख लें तो वहीं शोर बर्पा कर देते हैं और फिर दो फरीक बनाकर लड़ाई शुरू करते हैं। कोई बिदअती एसएमएस भेजे तो जवाब में गर्मा गर्म मैसेज भेज दिया। मैं बताऊं अल्लाह ताला कि मेरे मुल्क का एक बड़ा तबका बिदअती क्यों है? वो बिदअती है मेरे जैसे कुरान और सुन्नत के पैरोकारों की वजह से। कतियत से कहते उसे भूल गया था कि वो कहाँ बैठा है। इन बिदअती मुसलमानों को अगर किसी चीज़ का इल्म ना था, वो अगर अपने माँ बाप के तरीके पे चल रहे हैं, तो हमें तो इसका इल्म था ना। हमने उनको क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं राह रास्ते लाने की कोशिश की? और अगर कोशिश की तो कैसे? टोक कर, गुस्सा करके, तनकीद करके, खुद को दुरुस्त साबित करने की ज़िद में बहस करके। हम वो लोग हैं जो अंधेरे में भटकते लोगों को चिल्ला चिल्ला कर अंधी खाइयों से खबरदार करने की कोशिश कर रहे हैं। चिल्लाने से सिर्फ इतना होगा कि वो लोग ज़रा ठहरेंगे, उलझेंगे, मगर फिर जितना उनकी आंखें देखने की आदी हो चुकी हैं, उतने को बहुत समझकर चले जाएंगे। अंधेरों में चीखा चिल्लाया थोड़ी जाता है, अंधेरे में तो दिए जलाए जाते हैं। रोशनी आएगी तो तारीकी खुद छट जाएगी, हक आएगा तो बातिल खुद ब खुद चला जाएगा। अल्लाह ताला हम मुसलमान ये बात क्यों नहीं समझते कि बहस, ज़िद और लड़ाई से कोई ठीक नहीं हो सकता। उलूमुल हदीस सीखने में सही, हुसन, ज़ईफ़, मौज़ू हदीस का फ़र्क जानने में, हदीस की सनद, रावी की शराइत, ये सब बातें सुनने में एक अरसा लगता है। हम कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले खुद तो कई महीने और कई साल लगाकर दीनी कोर्स करते हैं, डिप्लोमे या सनद लेते हैं, मगर दूसरे से ये उम्मीद करते हैं कि जो बात हमें खुद कई बरस लगाकर समझ आई, वो दूसरा शख्स 4 लाइन के एक एसएमएस में समझ जाए। चिल्लाना आसान है, लेकिन दिए जलाना मुश्किल। अमर बिल मारूफ पहले आता है, नहीं अनिल मुनकर का दूसरा नंबर है। आहिस्ता आहिस्ता नरमी से, प्यार से, तहम्मुल से लोगों को तालीम दी जाए तो वो हमसे अच्छे सुन्नत के पैरोकार बन सकते हैं। लेकिन हम मुसलमान ये तहम्मुल कहाँ से लाएं? अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है, मगर हम ये मानने को तैयार नहीं कि हमारे फ़िरके के अलावा कोई दूसरा फ़िरका भी जन्नत में हो सकता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये तरीका होता है तबलीग का, जो दिलों पे असर करता है। इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्फाज की बजाय तरीके को सहर अंगेज़ कहा। सॉरी अल्लाह ताला, मैं भी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया। तासुब से सर झटकते उसने कुरान बंद किया, फिर दिल से दुआ की कि काश उसके पास भी कोई हुदहुद होता जो उसके घर वालों का पैगाम चोंच में दबाकर उसकी खिड़की में आकर गिरा जाता। लेकिन शादी के इस कमरे में तो कोई खिड़की ही ना थी। वो भी किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था? दुआ करते करते उसने छोड़ दी और वो पैकेट खोला जो कागर देकर गया था। अंदर ई डिनर की तस्वीर थी। वो इनको चंद दिन में कई बार देख चुका था। साथी का दिल फिर से एकदम ख़राब होने लगा। सारा ने किसी को नहीं बताया? ये लोग मुझे मिस भी नहीं करते क्या? ये कैसे हाशिम के साथ एक मेज़ पे बैठे खाना खा रहे हैं और वो इन लोगों के लिए पैगंबर परिंदे की दुआ कर रहा था। उनसे गिला करते करते वो ठहरा। ये हुनैन और जुमर की सेल्फी थी। दोनों मुस्कुराते हुए कैमरे में देख रही थी। ये तस्वीर उसने कितनी दफ़ा देखी थी, लेकिन जो आज नज़र आया वो पहले नज़र नहीं आया था। हना के पास उसके सेल के साथ वही सिल्वर पेन था, ओसीपी का पेन कैमरा। जुमर ने यही उसे लाने के लिए भेजा था ताकि वो इस कैमरे के साथ तस्वीर बनाए। साथी की आंखें हैरत से फैली। वो एकदम सीधा होकर बैठा, फिर से हना की आंखों में देखा। उसने सेल्फी के लिए 2 उंगलियां वी की शक्ल में बना रखी थी। पहले दफ़ा साथी को लगा वो विक्ट्री की वी है। वो पेन हुनैन के पास है। वकील ने नहीं, हुनैन ने जज की वीडियो लीक की है। सारा ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। उसने वो पेन हुनैन को दे दिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी गर्दन के बाल तक खड़े हो गए थे। कोई नामुमकिन समझकर यूँ दुआ मांगना छोड़ा करता है साथी।